अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में से फेज़र एंड फेज़र डायग्राम टॉपिक करेंगे। सो फेज़र क्या होता है और फेज़र डायग्राम क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो कोई भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन ले लो, हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा है कि कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ले लो। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा होता है? जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है ना। तो ऐसे मोशन के को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन एट एनी टाइम। y नॉट क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है। ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और t क्या है? पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है ना। अब किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डायग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ऐसे डायग्राम बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और उसके सेंटर को कोऑर्डिनेट एक्सिस से कोइंसाइड कराते हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो वेक्टर, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो ये वेक्टर मैंने बना दिया। सो ये रोटेटिंग वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के साथ किसी टाइम पे कितना एंगल बना रहा है? ओमेगा टी, ठीक है ना। ये हमें दिया हुआ है, ठीक। और ये जो इसका प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे जो हम इसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करेंगे, वो जो प्रोजेक्शन है हमें क्या देगा? इसकी डिस्प्लेसमेंट देगा एट एनी टाइम टी। सो मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरीके से पता नहीं लग रहा। सो मैंने ये थोड़ी डायग्राम बड़ी बना ली है। तो ये मैंने एक्सिस बना दी है। ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। और ये रोटेटिंग वेक्टर है जो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो रोटेटिंग वेक्टर है क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है ना। सो इसका प्रोजेक्शन लेंगे हम, इस रोटेटिंग वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंगे, या तो एक्स एक्सिस पे लेंगे ऐसे करके, या फिर कहाँ पे फाइंड आउट करेंगे? वाई एक्सिस पे फाइंड आउट करेंगे। और चाहे आप एक्स एक्सिस पे फाइंड आउट कर लो, चाहे वाई एक्सिस पे फाइंड आउट कर लो, हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो इसका डिस्प्लेसमेंट बताएगी एट एनी टाइम टी। मान लो हम वाई एक्सिस के लॉन्ग फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये एंगल देखो ओमेगा टी है, तो ये वाला एंगल भी ओमेगा टी होगा क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल है, ठीक है ना। तो ये वाली ट्रायंगल कंसिडर कर लो ओ ए, यहाँ पे पी बना लेता हूँ। ओ ए पी ट्रायंगल कंसिडर कर लो, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ठीक है। हमने क्या पता करना है? प्रोजेक्शन पता करना है, यानी ओ ए पता करना है। सो ओ ए एंगल के सामने ओ ए आ रहा है और एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर किस में आता है? साइन में। सो साइन ओमेगा टी फाइंड आउट करेंगे। किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? ओ ए है और हाइपोटेन्यूज कितनी है? ओ पी है। इनकी वैल्यू भर दो। साइन ओमेगा टी किसके इक्वल आ गया? ओ ए क्या हो गया, ठीक है ना। ओ ए क्या है? ये है प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर जो हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी टाइम टी। सो ये y की वैल्यू देगा। सो y किसके ओ ए किसके इक्वल आ जाएगा? y के इक्वल। और ओ पी किसके इक्वल है? y नॉट के इक्वल है, ठीक है ना। सो y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? ये आ गई y नॉट साइन ओमेगा टी। सो ये देखो ये वाली इक्वेशन के साथ बिल्कुल मैच कर गई है। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रोटेटिंग वेक्टर जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और उस रोटेटिंग वेक्टर को हम क्या कह देते हैं? फेजर बोल देते हैं, फेजर, ठीक है। और जो डायग्राम हम उसे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम फेजर डायग्राम कह देते हैं। जैसे ये मैंने डायग्राम यूज़ की है तो इसे हम क्या बोल देंगे? फेजर डायग्राम बोल देते हैं। अब ये तो बात मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो हमने पिछले साल डिस्कस किया था, पिछले साल पढ़ा है। तो अब हम बात करेंगे एसी करंट को लेकर फेज़र और फेज़र डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। इसी इसी अगर आपको ये समझ लग गया तो वो भी सेम इसी तरह से हम कोरिलेट कर सकते हैं। सो आपको मालूम ही है कि एसी करंट जो होता है उसकी क्या इक्वेशन होती है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है? वाई नॉट साइन ओमेगा टी। सो ये देखो दोनों इक्वेशन सिमिलर है, एक तरह की है।
सिर्फ यहाँ पे y लिखा है और यहाँ पे i लिखा है। सो इसलिए जो कंडीशन हम ऊपर वाली इक्वेशन पे लगाते हैं वही नीचे वाली पे लगाते हैं। सो इसलिए जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट को हमने एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वैसे ही करंट की जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, करंट का जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, उसे भी हम एक रोटेटिंग वेक्टर के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जिस तरह से हमने ऊपर वाली डायग्राम में किया था। सो ये मैंने एक रोटेटिंग वेक्टर बना लिया है, ठीक है ना। तो ये रोटेटिंग वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, एसी करंट, ये आई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा वो उसका फेज बताएगा, ठीक है ना। ये आ गया। अब इसका हमने क्या करना है, जैसे ऊपर किया था, इसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है अलोंग वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है। तो प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पी पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल इस वक्त है। एसी करंट, मतलब एसी करंट का जो रोटेटिंग वेक्टर जहाँ पे सर्कल को कट कर रहा है उसे पी पॉइंट लिख देते हैं। और पी पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर दिया। अब कौन सी ट्राइंगल आ गई, ओ ए पी। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ओ ए फाइंड आउट करना है। ओ ए हमें क्या देगा, ये वैल्यू ऑफ एसी करंट देगा एट एनी टाइम टी। सो जैसे ऊपर किया था हमने वैसे ही कर लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए पी। ओ ए पी में देखो, जैसे ये एंगल ओमेगा टी है, ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी ओमेगा टी होगा, क्योंकि दोनों अल्टरनेटिव एंगल है। और एंगल के सामने जो साइड होती है ट्रायंगल की वो परपेंडिकुलर होती है। तो ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ओ ए हमें चाहिए। तो परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन के फार्मूले में आता है, इसलिए साइन फाइंड आउट करेंगे। साइन ओमेगा टी किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल आएगा। हाइपोटेन्यूज कितनी है, ओपी के इक्वल है, ठीक है ना। सो यहाँ पे वैल्यू भर दो, ओ ए कितना है, आई है और ओ पी कितना है, आई नॉट है। इधर कितना था, साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। सो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई की वैल्यू आ गई आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गई। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे लिख देता हूँ। सो आई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गई हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट, ठीक है ना। इसका मतलब है कि कोई भी रोटेटिंग वेक्टर जो है, इस तरह से रोटेटिंग वेक्टर जो है उससे हम एसी करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो रोटेटिंग वेक्टर जो है वो उसका एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, और उस रोटेटिंग वेक्टर का प्रोजेक्शन along y axis और x axis will give the instantaneous value of AC। सो फेजर की डेफिनेशन फिर क्या हो गई, फेजर की क्या डेफिनेशन होगी कि एनी फिजिकल क्वांटिटी which can be represented by a rotating vector is known as फेजर। सो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम रोटेटिंग वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे क्या बोल देते हैं, फेजर बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किसे रिप्रेजेंट किया रोटेटिंग वेक्टर से, एसी करंट के मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किया है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, फेजर बोल देंगे, ठीक है ना। और जो डायग्राम जो फेजर को रिप्रेजेंट करती है उसे क्या बोल देते हैं, फेजर डायग्राम, ठीक है। तो अभी जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट किया था। अब मैं आपको इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्शन फाइंड आउट करके बताऊंगा और देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये देखो मैंने एक फेजर डायग्राम बना ली है, ये रोटेटिंग वेक्टर है, ठीक है ना। मान लो किसी टाइम पे ये कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने इसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, तो एक्स एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये देखो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दी, ठीक है ना। ये पी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा करती है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर कितना है, पी ए है और ये ओ है। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओ ए फाइंड आउट करना है।
अब देखो एंगल के सामने क्या, कौन सी साइड है, AP, वो परपेंडिकुलर होगी। OA क्या होगा, बेस होगा। और बेस जो है वो किसके फार्मूले में आता है, कॉस के फार्मूले में। तो यहाँ पे हम कॉस ओमेगा टी फाइंड आउट करेंगे। सो इन ट्राइंगल OAP कॉस ओमेगा टी किसके इक्वल आएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, OA, और हाइपोटेन्यूज क्या है, OP। सो OA की वैल्यू क्या है, ये तो हमने फाइंड आउट करनी है। ये क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग है तो इसे x लिख लेते हैं। तो ये आ गया x। OP कितना है, OP तो मैंने आपको बोला ही था कि ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड देता है, I नोट बताता है हमें। तो ये आ गया I नोट, ठीक है ना। तो ये आ गया कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सो x किसके इक्वल आ जाएगा, इधर मैं लिख लेता हूँ, x किसके इक्वल आ गया, I नोट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो रोटेटिंग वेक्टर है ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। करंट की क्या बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। इसलिए एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जो इसका प्रोजेक्शन होगा, करंट का प्रोजेक्शन क्या होगा, करंट ही होगा ना। सो इसलिए एक्स को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आई लिखेंगे, आई, ठीक है ना। आई के आप नीचे एब्रीविएशन एक्स लिख सकते हो, अगर लिखना हो, अगर ना भी लिखोगे तो ठीक, तो कोई मैटर नहीं होगा। सो आई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। सो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, और पहली वाली कौन सी मैंने लिखी थी, ये वाली इक्वेशन, ये दोनों क्या बताती हैं, ये AC, ये वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट एनी टाइम t बताती हैं। ये दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम AC को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इसमें क्या आज देखा, हमने यही देखा कि कोई भी रोटेटिंग वेक्टर जो है, कोई भी रोटेटिंग वेक्टर वो जो है AC करंट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और उसकी जो प्रोजेक्शन है, चाहे हम x एक्सिस के लॉन्ग ले लें चाहे y एक्सिस के लॉन्ग ले लें, वो हमें क्या बताती है, वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC बताती है, ठीक है ना। सो फेज़र और फेज़र डायग्राम में इतना ही है कि फेज़र क्या होता है, कोई भी रोटेटिंग वेक्टर जिसकी हेल्प से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने करंट को रिप्रेजेंट किया है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, रोटेटिंग वेक्टर को फेज़र बोल देंगे, ठीक है ना। और जिस डायग्राम के जरिए हम फेज़र को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, फेज़र डायग्राम बोल देते हैं, ठीक है। सो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही था। सो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि जब AC ओमिक रेजिस्टेंस के थ्रू पास करती है, ठीक है ना, ओमिक रेजिस्टेंस के थ्रू पास करती है, तो फिर क्या होता है, वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन बनता है, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।